गुड मॉर्निंग बच्चों, 10th क्लास। आप खंड भा में भोजन तथा पोषण विज्ञान में भोजन पकाने और परोसने की प्रमुख विधियां पढ़ रहे थे। इसके पहले आपने भोजन पकाने की प्रमुख विधियों के बारे में पढ़ा और इस वीडियो में आप पौष्टिकता पर पाक क्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी पोषक तत्वों पर भोजन पकाने से क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, वसा पर क्या प्रभाव पड़ता है पाक क्रिया का। भोजन में वसा की मात्रा या वसा को अलग से अगर हम पकाते हैं तो जब अधिक गर्म किया जाता है तो एक नया यौगिक बन जाता है जिसे एक्रोलीन कहा जाता है। इस अवस्था में वसा एक नया यौगिक जो बन जाता है, इसमें विशेष गंध होती है और वसा युक्त भोजन में एक तीखी सी गंध आने लगती है। यह एक्रोलीन नामक यौगिक खाने योग्य नहीं होता है, अतः इससे युक्त आहार ग्रहण करने से हानि होती है। और अधिक देर तक अगर वसा को पकाते हैं तो और जलने की एक तीखी सी गंध आती है और इसके प्रभाव से वसा पर अधिक ताप के प्रभाव से ग्लिसरॉल तथा स्निग्ध के रूप में यह विघटित हो जाता है, जिससे कि स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। दूसरा है प्रोटीन पर प्रभाव। प्रोटीन पर पाक क्रिया का प्रभाव पड़ता है। प्रोटीन पकाने पर सुपाच्य हो जाती है, नरम हो जाती है और खाने योग्य रहती है। पशु जगत से प्राप्त होने वाली प्रोटीन को यदि अधिक समय तक पकाया जाए तो ये कठोर हो जाती है। जैसे मांस मछली है, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना चाहिए, इससे यह कठोर हो जाती है और इससे प्रोटीन का कुछ भाग जो है नष्ट भी हो जाता है। यदि प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों को जल के माध्यम से पकाया जाता है तो उबालने से प्रोटीन का कुछ अंश नष्ट हो जाता है। अगर हम पानी फेंक देते हैं तो उससे भी, उबालने में अगर हम पानी को फेंक देते हैं तो उसमें भी प्रोटीन का कुछ अंश चला जाता है। कार्बोहाइड्रेट पर प्रभाव। कार्बोहाइड्रेट पर पाक क्रिया का प्रभाव पड़ता है। कार्बोहाइड्रेट पककर सुपाच्य हो जाता है, नरम हो जाता है, जिससे खाने में पाचन योग्य होता है, सरलता से पचता है। और अगर जैसे कार्बोहाइड्रेट को अधिक समय तक पकाया जाए तो इसका सेल्यूलोज वाला भाग जो है वो फट जाता है। अगर पानी डाल दिया जाए तो वो अलग हो जाता है। जैसे चावल अगर आप पकाते हैं, पकाने के बाद उसमें पानी डाल दीजिए तो उसका माड़ अलग हो जाता है। इस तरह से पाक क्रिया का कार्बोहाइड्रेट पर प्रभाव पड़ता है। कार्बोहाइड्रेट सुपाच्य हो जाता है। खनिज लवण पर प्रभाव। खनिज लवण पर पाक क्रिया का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कुछ खनिज लवण जो हैं वो अगर हम काटते हैं, छीलते हैं, उसके बाद धुल देते हैं तो कुछ पानी में बह जाते हैं खनिज लवण। इसके अलावा कुछ खनिज लवण अगर हम उबालते समय या पकाते समय उसका अतिरिक्त पानी फेंक देते हैं तो भी बह जाते हैं। अगर अधिक भून दिए तो भी कुछ खनिज लवण नष्ट होते हैं। इसलिए खनिज लवणों को अधिक देर तक नहीं पकाना चाहिए। अगला है विटामिनों पर प्रभाव। विटामिनों पर भी पाक क्रिया का प्रभाव पड़ता है। विटामिन डी पर ताप का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर विटामिन डी युक्त, यानी जैसे मक्खन है, मक्खन में विटामिन डी पाया जाता है, उसको अगर अधिक देर तक पकाएंगे तो वसा में परिवर्तित हो जाएगा और विटामिन डी का अंश नष्ट हो जाता है। विटामिनों में विटामिन ए और डी पर पाक क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ता है अधिक, लेकिन प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन विटामिन बी और सी पर पाक क्रिया का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये जल में घुलनशील विटामिन है और इसका कुछ भाग पाक क्रिया से नष्ट हो जाता है। इसलिए भोजन पकाते समय ध्यान देना चाहिए कि विटामिन युक्त भोज्य पदार्थों को अधिक नहीं पकाना चाहिए। अब भोजन पकाने में कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे, जैसे भोजन को सदैव ढककर पकाएंगे, अतिरिक्त पानी नहीं डालेंगे कि पानी निकाल कर फेंक दिए, और मीठे सोडे का उपयोग कम से कम करेंगे। बर्तनों की स्वच्छता पर ध्यान देंगे। ये सब बातें हैं। फिर भोजन परोसने की शैलियाँ। भोजन परोसते समय भी कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। भोजन अगर अच्छे ढंग से परोसा नहीं गया, कितना भी स्वादिष्ट व्यंजन बना है, लेकिन अगर अच्छे ढंग से परोसा नहीं गया तो वह भोजन खाने वाले की रुचि के अनुकूल नहीं होगा। खाने वाले को देख करके ही वह भोजन
खाने के प्रति अरुचि हो जाती है। इसलिए भोजन परोसते समय भी ध्यान देना चाहिए, अलग अलग कटोरियों का उपयोग करना चाहिए, जहाँ उपयुक्त हो चम्मच कांटे इत्यादि का उपयोग करना चाहिए। भोजन स्वच्छता से परोसना चाहिए, बर्तनों की सफाई पर ध्यान देना चाहिए। भोजन परोसने वाला साफ सुथरे कपड़े पहने हो, बाल खुले ना हो, इन सब बातों का ध्यान देना चाहिए भोजन परोसते समय। आइए देखते हैं भोजन परोसने की कौन कौन सी शैलियाँ हैं, किस किस विधि से भोजन परोसा जाता है। तो पहला है देसी शैली। देसी शैली में एक छोटा चौकी रहता है, उस पर भोजन परोसा जाता है और बैठने के लिए आसनी का प्रयोग किया जाता है। इसमें बाईं तरफ गिलास, जग या लोटा रखा रहता है, दाहिनी तरफ थाली होती है। थाली में विभिन्न व्यंजनों को परोसने के लिए अलग अलग कटोरियों का उपयोग किया जाता है और खाने वाला बैठ करके भोजन ग्रहण करता है। साफ सफाई का काफ़ी ध्यान दिया जाता है, जूता चप्पल इत्यादि पहन करके भोजन नहीं किया जाता। दूसरा है पाश्चात्य शैली। पाश्चात्य शैली में डाइनिंग टेबल का उपयोग किया जाता है, जिस पर कई लोगों के लिए डाइनिंग टेबल होता है। जैसे 4 लोगों के लिए भी छोटा बनता है, 6 लोगों के लिए, 8 लोगों के लिए, परिवार के सदस्यों की संख्या के हिसाब से डाइनिंग टेबल बनाया जाता है। डाइनिंग टेबल पर खाना परोसते समय ध्यान देना चाहिए सबके सामने मैट बिछी हो और हाथ पोंछने के लिए उपयोग करना चाहिए, अलग से वस्त्र कपड़ा उपयोग करना चाहिए या नैपकिन का उपयोग करना चाहिए। पेपर नैपकिन भी आता है, उसका उपयोग करना चाहिए। अगर अलग से नैपकिन बनाई जाती है तो खाते समय उसको लोग अपने वस्त्रों पर न गिरने पाए इसलिए ऊपर रख लेते हैं। तो मेज से थाली की या प्लेट की दूरी 4 इंच की दूरी पर प्लेट या थाली रखी जानी चाहिए, जिससे कि थाली या प्लेट किनारे गिरने का डर न रहे। इसमें डोंगे में भोजन अलग अलग लगाए जाते हैं और खाने वाला अपनी रुचि के अनुसार भोजन निकालता है, या सम्मान देने के लिए कोई व्यक्ति अलग से भोजन परोसता है। खड़ा होकर के भोजन परोसा जाता है और इस पे चेयर पर बैठ करके, कुर्सी पर बैठ करके लोग भोजन ग्रहण करते हैं। अगला है बुफे प्रणाली। बुफे प्रणाली पार्टी इत्यादि में, विवाह शादी इत्यादि में, पार्टी में इस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। यहाँ सारे व्यंजन एक लाइन से रखे होते हैं और प्लेटें, चम्मच इत्यादि रखी होती हैं। खाने वाला व्यक्ति अपने हिसाब से प्लेट उठाता है, नैपकिन उठाता है और अपने हिसाब से व्यंजन परोसता है, खाता है। लेकिन इस विधि में ध्यान देना चाहिए, केवल वही खाद्य सामग्री लेनी चाहिए जिसको हम रुचि से खा सके। ये नहीं कि सबकी देखा सारे व्यंजन परोस लिए और खाए नहीं, नुकसान होता है। इसमें खाना बहुत अधिक नुकसान होता है। इसलिए अधिकतर लोग खड़े खड़े भोजन करते हैं, लेकिन बैठने के लिए कुर्सियों का भी उपयोग किया जाता है। कुर्सी और मेज जगह जगह पर लगाए जाते हैं, लोग एक साथ बैठ करके भोजन ग्रहण करते हैं, परोसते हैं अपने हिसाब से और बैठ करके लोगों के साथ भोजन ग्रहण करते हैं। अगला टॉपिक है आपका खाद्य पदार्थों का संरक्षण। कुछ खाद्य पदार्थों को संरक्षित करके भी रखा जाता है अधिक समय तक चलने के लिए, या जब उसका मौसम ना हो तब उसको उपयोग में लाने के लिए कुछ खाद्य सामग्री को संरक्षित करके रखी जाती है। जैसे सुखा करके कुछ चीज़ें मौसम की होती हैं, उनको सुखा करके संरक्षित करके ऐसे डिब्बे में रखा जाता है, जिसके टाइट डिब्बे में, जिससे कि उसमें वायु ना पहुंच पाए, जिससे कीड़े मकोड़े ना लगे। कुछ चीज़ें उबाल कर संरक्षित की जाती है, जैसे दूध इत्यादि में उबाल करके संरक्षित करके रखी जाती है। कुछ चीज़ें चाशनी में रखी जाती है, जैसे मुरब्बा इत्यादि है, चाशनी में पका करके चीनी के माध्यम से संरक्षित किया जाता है। कुछ रासायनिक विधि द्वारा भी संरक्षित किया जाता है, बेंजोइक एसिड इत्यादि डाल करके अधिक समय तक चलने के लिए संरक्षित किया जाता है। कुछ चीज़ें हैं वो तेल नमक के द्वारा संरक्षित की जाती है, जैसे अचार इत्यादि है, तेल नमक इत्यादि के माध्यम से इसे संरक्षित करके अधिक दिन तक चलाया जाता है, कुछ सालों तक चलता है अचार इत्यादि। कुछ चीज़ें ठंडा रख करके, जैसे हम लोग फ्रिज का उपयोग करते हैं, कुछ कोल्ड स्टोरेज में सामान रखा जाता है, जैसे जहाँ पर बहुत अधिक फल सब्जियाँ इत्यादि होती हैं
लोग उसका व्यापार करते हैं तो कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं, जिससे कि अधिक समय तक वो बनी रहती है, ताज़ी बनी रहती है। और घरों में लोग इसके लिए फ्रिज का उपयोग करते हैं। फ्रिज में भी कुछ समय तक खाने पीने की वस्तुओं को संरक्षित करके रखा जा सकता है। जैसे सप्ताह भर के लिए, 15 दिन के लिए सब्जियां भी लोग स्टोर करके रख देते हैं। इस तरह से खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जाता है। आज के वीडियो में आपका ये टॉपिक खत्म हुआ। अगले वीडियो में अगला चैप्टर लेकर के हम फिर आपसे जुड़ेंगे।